हमें सबसे पहले संसद में बैठने वालों की निर्वाचन की प्रक्रिया को समझना चाहिए और शायद अगर आप ऐसा करते अपने संसद बनाने में तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होता है कि जो लोग छात्रों से सीधे निर्वाचित होकर यहां बैठे वो आप लोकसभा का सदस्य बन लेते, जो आपके सीआर होंगे या आपकी फैकल्टीज होंगी उनकी तरफ से मनोनयन या आपकी जो बॉडी बनती है कॉलेज की उसमें कल्चरल सेक्रेटरी होगा, उसकी बॉडी होगी, इनमें से कुछ 3-4 लोगों को अलग से प्रतिनिधित्व देते वो राज्यसभा 4 स्तंभों में 3 संवैधानिक और 1 असंवैधानिक व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो नीतियों और योजनाएं बनाती है और साथ ही विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको देश और प्रदेश में लागू करती है, और न्यायपालिका यदि कोई कानून का उल्लंघन करती है तो उसे दंडित करती है। एक चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया होती है। संवैधानिक तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक अभिसमय राजनीतिक परंपरा इस प्रकार की है कि लोकतंत्र में हम मीडिया को नकार नहीं सकते। मीडिया भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसमें से तंत्र के साथ लोक जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं 5वां स्तंभ। भले ही उसको 5वां स्तंभ नहीं जोड़ा जाता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र में यदि लोक को अलग कर दिया जाए तो फिर लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में ये 5 स्तंभ है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और लोक। इन सारी की सारी चीजों में व्यवस्थापिका सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। कार्यपालिका के अभाव में शासन को चलाया जा सकता है। प्राचीन काल में जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी उसकी प्रमाण है। न्यायपालिका के अभाव में भी शासन चलाया जा सकता है। ब्रिटेन में 2005 तक लॉर्ड सभाओं में बैठकर न्यायपालिका संचालित होती रही। 2005 के बाद उसको सेपरेट किया गया। लेकिन देश और दुनिया में ऐसा कभी भी कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां पर व्यवस्थापिका के अभाव में शासन को चलाया गया। तो मैं मानता हूं कि व्यवस्थापिका, चाहे वो संसद हो और चाहे किसी प्रदेश की विधानसभा, सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही एक देश का दिल होता है, यही देश की ऊर्जा होती है और यही देश की आत्मा होती है। बार बार अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है कि एक संसदीय आचरण की कमी आई है। संसद को स्थगित होना, संसद की कार्यवाही नहीं चलना, संसद में असंसदीय आचरण, अशिष्टता, बहुत सारे प्रश्न मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाए जाते हैं। बहुत बड़ी कमी है इस बात की। इस सदन में ये बात मैं उठाना चाहता हूं कि आज संसदीय आचरण की भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरत है। कोशिश की गई है सदन में उस संसदीय आचरण को व्यक्त करने की, उस संसदीय आचरण को प्रमाणित करने की। लेकिन जब ये संसदीय आचरण की बात उठती है और जब ये बात उठती है कि राजनीति में अच्छे युवाओं को आने की जरूरत है, आज अच्छी युवाओं की राजनीति में कमी है, ऊर्जावान युवाओं की कमी है, ऊर्जावान युवाओं के लिए राजनीति में आना चाहिए। जब ये 2 प्रश्न देश में उठते हैं, चाहे वो संसद में उठे हों, चाहे सार्वजनिक मंचों पर उठाए गए हों, चाहे मीडिया के माध्यम से उठाए हों, उस समय मुझे ऐसा लगता है कि यदि ऐसे युवाओं के लिए जो हिंदुस्तान में राजनीति विज्ञान से अध्ययन करते हैं, ऐसे युवाओं के लिए सारे के सारे राजनीतिक दल यदि अपना उम्मीदवार बनाना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि संसदीय आचरण को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि संसद में आचरण संगत लोग ही सदन में पहुंचे। और इस प्रकार के युवा, राजनीति का ज्ञान रखने वाले युवा यदि इन्हीं को उम्मीदवार बना के संसद में जाएगा तो 3 समस्याएं ऑटोमेटिक हल हो जाएगी। सबसे पहले निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव के समय में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इस बात की है कि चुनाव फेयर हो, बल्कि वो तो फेयर होंगे ही। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय लोकतंत्र पर जो बार बार आक्षेप लगते हैं, कहीं सांप्रदायिकता के, कभी जातिवाद के, कभी क्षेत्रवाद के, कभी भ्रष्टाचार के, कहीं बहुत सारे आरोप लगते हैं। इन आरोपों से रुक के कम से कम लोकतंत्र बच जाएगा। और तीसरी बात ये कि राजनीति विज्ञान जो विषय है उसकी अस्मिता और उसका अस्तित्व जो वर्तमान में खतरे में नजर आ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी महत्ता में बढ़ जाएगी। तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में भी प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी आचार संहिता में इस प्रकार का संशोधन कर ले कि राजनीति के विद्यार्थी के लिए ही उम्मीदवार बनाना है। तो मुझे लगता है कि युवाओं से संसद, विधायक और सारे के सारे निकाय
कॉलेज के लड़के या जो भी आना चाहते हैं तो मुझसे बता दें, मैं पास भी बनवा दूंगा, उनकी व्यवस्था भी करूंगा, है ना। जो भी आना चाहे पहले से बता दें तो सबकी व्यवस्था वहां करूंगा। मैं विधायक जी से निवेदन करता हूं, यदि इस महाविद्यालय के इन जागरूक छात्रों के लिए विधानसभा ले जाने के लिए आप प्रबंध कर दें, एक बस की व्यवस्था कर दें, तो मुझे लगता है कि हमारे कॉलेज के अधिकांश विद्यार्थी जाने के लिए तैयार रहेंगे और उनके लिए रोचक प्रबंध रहेगा जो संसद की प्रत्यक्ष कार्रवाई देखेंगे, सत्र देखेंगे और उनके लिए बहुत सारी अलग है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो ये भी व्यवस्था की जाए। कोई साथ ही एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसद में यदि कोई प्रश्न, यदि कोई मामला, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये प्रदेश इस संसद के इस विधानसभा के बाद आपकी विधानसभा में उठना भी महत्वपूर्ण है, तो मैं निवेदन करता हूं कि उस मसले को आप यहां से जरूर ले जाएं और वहां विधानसभा में उठा के उस प्रदेश के सारे लोगों का कल्याण के लिए काम करें। कि यह सत्र देश के विकास में सहायक होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। विधानसभा क्षेत्र बदलिया से निर्वाचित हुए। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी, सच्ची श्रद्धा रखूंगी। श्री शर्मा का जन्म ग्राम पिपरिया जिला दमोह में हुआ था। अपने 9वें एवं 10वें विधानसभा क्षेत्र की ओर से दमोह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे एक दूरदर्शी, संघर्षशील एवं जुझारू नेता, जिससे न सिर्फ हमारी पार्टी को बल्कि पूरे प्रदेश को बहुत गहरी क्षति पहुंची है। मैं इस दुख की घड़ी में अपनी और अपनी पार्टी की ओर से श्री जयकरण शर्मा जी को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर उनकी शर्मा की व्यवस्था को अपने कंधों पर लेकर अतिथि विद्वान काम कर रहे हैं। प्रदेश के 431 महाविद्यालय इन्हीं 4-5 हजार अतिथि विद्वानों के भरोसे चल रहे हैं। सरकार हर साल विज्ञापन निकालती है और इन्हें मात्र एक सत्र के लिए नियुक्त करती है। इस तरह ये लोग 20-25 सालों से सरकार की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये लोग अपने भविष्य के प्रति आशंकित और चिंतित हैं। प्रदेश में शायद ऐसी पहली नौकरी होगी जिसमें नियुक्ति भी उसी सत्र में होती है और रिटायरमेंट भी उसी सत्र में। वर्तमान अच्छा है और ना ही भविष्य सुरक्षित है। ये लोग समान कार्य के लिए समान वेतन को आधार मानकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्हें जेल भी भेजा गया और सरकार ने इस पर लाठियां भी बांधी। अध्यक्ष महोदया, मैं पूछना चाहती हूँ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, यदि प्रदेश में युवा पीढ़ी को तैयार करने वाले उच्च शिक्षित वर्ग का ही भविष्य यदि असुरक्षित है तो मुझे लगता है क्या जरूरत है प्रदेश में उच्च शिक्षा की जो बेरोजगारों को पैदा करे। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दे रही है और स्टेशनरी, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विवेकानंद करियर मार्गदर्शन के जरिए रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एकीकृत छात्रवृत्ति, प्रतिभाग्रहण और गांव की बेटी और विक्रमादित्य जैसी छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों को दी जा रही हैं, जिन्होंने बालों की अधिक सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए पीएससी को प्रस्ताव भेजा है। बहुत जल्द विज्ञापन दिया जाएगा। ना तो मंत्री जी की बातों पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही उनके विज्ञापन, क्योंकि सन 2014 में भी एक विज्ञापन इन्होंने 1600 पदों पर भर्ती के लिए निकाला था। उसके बाद क्या हुआ, अध्यक्ष महोदया जी इन्होंने उसको वापस ले लिया और तो और इन्होंने फिर विज्ञापन ही रद्द कर दिया। इसके लिए कमेटी बन गई है, सिलेबस तैयार हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक स्लेट परीक्षा नहीं हुई। और ये अब कह रहे हैं इनका एक और जुमला कि पहले पीएससी होगी फिर स्लेट परीक्षा होगी। सरकार के बयानों में ही विरोधाभास है। कभी मुख्यमंत्री जी कुछ कहती हैं, कभी उच्च शिक्षा मंत्री जी कुछ बयान देती हैं। हमें तो लगता है सब गड़बड़ झाला है। सरकार प्रदेश को और इस सदन को गुमराह कर रही है कि नहीं चलेगा। कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। ये सरकार
आंख बंद करके एक गहरी नींद में सो रही है। किसानों की कोई परवाह ही नहीं। हमारी सरकार को हमेशा किसानों की परवाह रही है, किसानों के हित में सोचा है। ये सरकार ने क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। सर्वेक्षण करवाया, कहां सर्वेक्षण हुआ? किसी खेत तक कोई पटवारी नहीं पहुंचा। काय का सर्वेक्षण पहुंचा क्या? किसी भी खेत तक कोई पटवारी नहीं पहुंचा। किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और जब किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया तो अनेक किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। उनकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। अब माननीय अध्यक्ष